Ladies and gentlemen, big round of applause. इस कोरोना के दौर में सरकारें कितनी व्यस्त हैं ये हम सब जानते हैं। उसमें समय निकाल के माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर आए हैं। अब मैं गोयनका साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मंत्री जी एमएसएमई मिनिस्टर मध्य प्रदेश के श्री सुखलेचा साहब उनको फेलिसिटेट करें। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। तो आप सबकी इजाजत लेते हुए और डायस पर माननीय मंत्री जी रूपाला साहब, माननीय मंत्री जी सुखलेचा साहब, गोयनका साहब, आपकी इजाजत लेते हुए मैं एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है उसका एक ब्रॉड खाका खींचूंगा। उसके बाद गोयनका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले एमएसएमई के बारे में, उनके एफर्ट के बारे में, आज जो एमएसएमई की हमारे देश में परिस्थिति है उसके बारे में। 11 करोड़ लोग हमारे देश के आज एमएसएमई सेक्टर में नौकरियां करते हैं। 11 से 12 करोड़ भी हो सकते हैं। 29% जीडीपी देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं आज एमएसएमई सेक्टर से आता है। और ऐसा माना जाता है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड अगर हम सब एमएसएमई बना लें तो करीब 6.5 करोड़ छोटे उद्योग जो कि पूरे उद्योगों का 99% से भी ज्यादा है। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर किस कदर देश के लिए जरूरी है और ये देश को किस कदर आगे ले जा सकता है। तो मैं बिना आगे विलंब के, क्योंकि हमारे गोयनका साहब जो है वो पेट्रियाट बोलते हैं हम अंग्रेजी में, कि बिल्कुल जैसे राष्ट्रपिता होते हैं ऐसे ही एमएसएमई के जो पिता बोलूं मैं गोयनका साहब क्या शब्द बोलूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस शब्द जो मैं बोलूंगा उससे भी बड़े हैं। तो मैं गोयनका साहब से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी के सम्मान में 2 शब्द कहें और उसके बाद हमें एमएसएमई सेक्टर का जो खाका वो खींच सकते हैं। मैं नहीं समझता कोई दूसरा व्यक्ति खींच सकता है। गोयनका साहब वो बोलिए। मैं सबसे पहले हमारे भाई और बहुत ही सरल सहज राजनेता, बहुत ही स्नेह करने वाले और हर चीज को संवेदनापूर्ण समझने वाले हमारे भाई और केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आज के कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए भाई साहब अपनी व्यस्तताओं से समय निकाल के आए। भाई साहब मैं बताऊंगा कि तकरीबन सब मोदी जी भी एमएसएमई के कारण हमें थोड़ा सम्मान देते हैं, कम मंत्री देते हैं, पर आज जो आपने आके हमारा मान बढ़ाया और एमएसएमई का मान बढ़ाया उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। और हमारे कलीग भी रहे, हमारे भाई की तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे भाई ओम प्रकाश सुखलेचा जी। मेरे को कई दिनों के बाद कलकत्ता में जब हम चुनाव के लिए गए हुए थे वहाँ भाई साहब मिले तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एमएसएमई का कार्यक्रम। कहते भैया मैं तो एमएसएमई का पैरोकार हूँ, मध्य प्रदेश का अगर मैं एमएसएमई मंत्री हूँ तो एमएसएमई मेरे हृदय में है, मेरे रग रग में एमएसएमई बसी है। मैं जरूर आऊंगा और मैं पूरा सहयोग भी करूंगा। तो इन्होंने मध्य प्रदेश को हमारा
पार्टनर भी बनाया। जब MSME एक चिवन्नी खरीद नहीं सकते, और आप देखिए कि हमने ये बीड़ा उठा के प्रगति मैदान में जो पहली बार 2014 में हमने रखा, तो CEO जो प्रगति मैदान जो बोले यार MSME का आप कैसे करोगे, यहाँ आज तक तो कभी हुआ नहीं, सो एक्सपेंसिव। तो हमने हिम्मत करके 2014 में सबसे पहले MSME का कार्यक्रम, MSME को हमने प्रगति मैदान पहुंचाया। अब वो हमारी जर्नी चलते चलते आगे आई। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना जी को, सिद्धार्थ हमारा भाई है, आज वो MSME के मंत्री हैं, मैं यहाँ मंच से जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आज ये, वरना पिछले साल हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ। इस साल मैं सतीश महाना जी से मिला, वो कहते गोयनका जी बिल्कुल करो, MSME आपकी जरूरत है, यूपी बढ़ चढ़ के MSME के लिए कार्य कर रहा है। मैंने कहा जी कार्य तो हम कर देंगे, 10-20 लाख अपनी जेब से लगा देंगे, पर 1 करोड़ों का खर्चा है। कहते आप चिंता ना करो, आप करो, जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं इस करके इस मंच से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सतीश महाना जी ने आना था, पर आज उनकी वो असेंबली निकल आई। अब वो दोपहर की फ्लाइट से आएंगे, सिद्धार्थ जी भी और सतीश जी भी, तो इस करके वो थोड़ा किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MSME जो हैं कौन है? छोटे छोटे कारोबारी, छोटे छोटे उद्योग करने वाले, व्यापार करने वाले, ये सारे हमारे देश के उद्यमी सेक्टर है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा पिटाई इस सेक्टर की हुई। पिछली सरकारों ने सबसे ज्यादा हमारे को तिरस्कृत किया और हमें एक धब्बा लगा दिया कि ये बेईमान चोर वर्ग है। एक हमारे पे स्टिग्मा लगा दिया गया। बड़े बड़े उद्योगों के लिए कार्य हुआ, सब कुछ हुआ, पर ये व्यापारी और ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर को मैं हर जगह बताता हूँ कि उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था। मेरे को याद है पिक्चर देखी मैंने वक्त, उसमें जो ड्राइवर था वो हीरो था और इंडस्ट्रियलिस्ट विलेन था, ऐसा एक पोर्ट्रेट किया गया था। कई पिक्चरों में ऐसा उस समय आया, पर उसकी जो ताकत थी उसको पहचाना मोदी जी ने, मोदी सरकार ने और मोदी सरकार के मंत्रियों ने। आज आप अगर यहाँ बैठे हैं, CII, CIG, FICCI के कार्यक्रमों में तो जाते थे वो लोग, पर MSME उनको लगता है कि फोकटियां इनके कार्यक्रम में क्या जाना है। आज भाई साहब आप यहाँ बैठे हैं, आपने सम्मान किया है उस वर्ग का जो इस देश का 90% इंडस्ट्री चलाता है, जो इस देश की 50% प्रोडक्शन करता है, 50% एक्सपोर्ट करता है, 80% जो रोजगार देता है, ऐसे उसका आपने सम्मान किया। हमारे भाई सखलेचा जी ने किया। मैं बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि मैं MSME पे बोलूं तो मैं घंटों बोल सकता हूं। मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे सम्मानित सरकार में जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनको सुने। और आप सबसे मेरा आह्वान है कि अगर हम चाइना का ऑल्टरनेटिव देश को बनाना चाहते हैं, चाइना क्यों चाइना बना? MSME सेक्टर से बना। उन्होंने छोटे छोटे उद्योग बढ़ाए और किए, दे बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमें भी वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है। ऐसा माहौल इस सरकार ने बनाया है, नई नई योजनाएं हैं, इतनी सुविधाएं दे रही है। आप आगे आए। और दूसरा मैं कहता हूँ आप संगठित हो। आज मैंने एक स्लोगन दिया, लघु उद्यमी मजदूर किसान मांगे दर्जा एक समान। हम भी मजदूर हैं, हम अनपेड सेल्फ एम्प्लॉयड मजदूर हैं। सुबह हम दिहाड़ी शुरू करते हैं, रात को पता नहीं हमें दिहाड़ी मिलनी कि नहीं मिलनी, ना हमें कोई अभी तक। पर अब सरकार हमारी जरूरतों को, हमारी अपेक्षाओं को संजीदगी से एक एक करके कर रही है। 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया। सबसे पहले जब इस बार कोरोना के बाद निर्मला जी ने अनाउंसमेंट शुरू की पैकेज की, जीवन में मैंने पहली बार देखा कि सबसे पहले MSME की बात की जब उन्होंने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया।
मैंने कहा चलिए, मन में तसल्ली हुई कि अगर 10 राहतें दी जा रही हैं तो सबसे पहला नाम MSME का हो। तो कई ऐसी चीजें हैं। मैं जाने से पहले रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा प्रेजेंस यहाँ पे हमारे रविकांत गर्ग जी, जो पूर्व में मंत्री भी थे, आज भी इनके पास मंत्री का दर्जा है। हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के ये चेयरमैन हैं और हमारे भाई की तरह हर MSME के कार्यक्रम में आते हैं, खड़े होते हैं और हमें कहते हैं आप जद्दोजहद करो, क्योंकि मेरा अभियान है कलेक्टिव वॉइस ऑफ MSME पूरे देश में खड़ी की जाए। ये भाई मेरे साथ लग के, गांधी जी हमारे पूर्व में सांसद रहे, ये भी स्पेशली फ्लाई करके आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में हैं। सुनील मित्तल जी काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मित्र हैं, ये सहयोग करते हैं। क्योंकि देखिए मेरे अकेले का बस का इतना बड़ा बोलना 10-20 लाख रुपए की तो शौक मैं कर सकता हूँ, पर मेरे भाई सुनील मित्तल जी, LR अग्रवाल जी और कुछ और हमारे कलकत्ता से सिंघानिया जी आए हैं, मेरे अपने समझी जी हैं यहाँ पे, उनका सहयोग आर्थिक भी रहता है, मेरे सनी हैं, तो परिवार का सहयोग रहता है। विनोद करवा जी हमारे बैठे हैं, ये भी इंडस्ट्रीज हैं। तो इनका इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले कि इन लोगों के लिए, क्योंकि जो जितने भी स्टॉल हैं 2-4-5 मेरे मित्रों ने जो स्पॉन्सर किए होंगे, बाकी सब या यूपी सरकार ने फ्री दिए हैं या हमने फ्री दिए या आप मध्य प्रदेश की सहयोग से हमने किया होगा। तो ये एक प्रेरणा है जो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े और बहुत बहुत मैं फिर आभारी हूँ आप सबका हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए, जुड़े हमारे साथ। मैं दूरदर्शन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस अभियान के लिए कवरेज करके उन्होंने कहा है कि हम इसको टेलीकास्ट करेंगे ताकि ये मैसेज पूरे देश में और विश्व में जाए। हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है, पूरे देश और विश्व में टेलीकास्ट हो रहा है और जोड़ रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने एंकर श्री शरद कोहली जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने कुछ ज्यादा चलते किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ चढ़ के तो देखिए काम होता है तो सामने दिखता है, तो उसमें वैसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। मेरे मन में जो सवाल आ रहा है सबसे बड़ा, और इससे पहले कि मैं रूपाला जी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ ये पूछने से, और क्योंकि MSME मिनिस्ट्री अब अलग से बनी हुई है, मोदी सरकार ने बनाई है, तो सबसे अहम बात जो हम तो आपको सुनना तो चाहेंगे, पर एक जो खास बिंदु मैं चाहता हूँ जिससे आप फोकस करें, ये एक MSME और ये सभी, और एक बात मैं और गोयिका का बताना चाहूँगा। आप जब सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हमने इसको लिमिटेड रखा है, वरना अगर ये होटल 4 गुना भी हो जाता तो शायद यहाँ पर लोग कम समाते हैं, यहाँ पर इतने लोग हो जाते। तो जो सवाल की मैं बात कर रहा था मंत्री जी से, जो मैं आप सबकी तरफ से पूछना चाहूँगा कि MSME एक ऐसा सेक्टर है सर कि हर जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे स्टील मंत्रालय हो, चाहे आपके पास तो डेयरी भी है, फिशरी भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, इसके अलावा बाकी जितने भी सर मंत्रालय हैं, MSME सेक्टर हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मतलब MSME ऐसा है, शायद ही कोई मंत्रालय ऐसा हो। तो मैं लोग भी ये जानना चाह रहे थे, और मैं पर्सनली एक अर्थशास्त्री हूँ, एक स्टार्टअप वेंचर भी हूँ, मैं भी ये जानना चाह रहा था सर कैसे सारे मंत्रालय में जो अंडर जो MSME आते हैं वो MSME मिनिस्ट्री से किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, या वो स्वयं उन MSME से संपर्क में रहते हैं। इस आप जो बोलेंगे उसमें इस बात पर आप विशेष प्रकाश डालें तो हमें बड़ी खुशी होगी। बोलता था आपकी इजाजत लेते हुए मैं पहले हमारे माननीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके 2 शब्द हमसे कहें, और इससे पहले आप बोलेंगे अच्छा चलिए, पहले ओपी सकलेचा जी आना चाहेंगे, वो बोलना चाहेंगे आपसे भी सर। मैं क्योंकि राज्य सरकार मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और कितनी MSME हैं वहाँ पर, इसकी मेरे ख्याल गिनती करनी, हमने 6.5 करोड़ भारत में MSME की बात करी है और मध्य प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा होगा,
तो सर इस बिंदु पे आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें और आपसे शुरुआत करते हैं। MSME एक्सपो के 7वें वार्षिक कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय श्री रूपाला जी, जिनका कई सालों से हमें समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और अन्य चीजें भी। इस कार्यक्रम की रचना रचने वाले श्री प्रियंका जी, शरद जी अभी इनकी बड़ी लंबी चौड़ी देखा हमने सुनी, मेरा तो पहली बार परिचय हुआ। रविकांत जी हमारे अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे गांधी जी पुराने सभी एक ही साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलकर साथ काम करते हैं। इस सदन में उपस्थित सभी एंटरप्रेन्योर्स, सभी लोग अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में, लोग समझते हैं कि हम अपने लिए काम करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं हम सब मिलकर देश के लिए काम करते हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। वास्तव में तो मौके की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे MSME और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिया। ये पहला प्रयोग है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना MSME अधूरी है, क्योंकि अगर मैं वास्तव में MSME की बात करूं तो सबसे पहला विषय आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, R&D, और ये MSME कभी भी अफोर्ड ना कर पाती थी, तो इसलिए पहली बार ऐसा एक समन्वय बनाकर एक बात। मैं यहाँ पर ये भी आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि मैंने अपना कैरियर भी एक एंटरप्रेन्योर शुरू किया। आई वाज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर अपने नोएडा की शुरुआत की सबसे पहली फैक्ट्री मेरी थी जब मैं 19 साल का था। So I understand each and every problem of the MSME। और तभी जब गोयनका जी से बात की तो मैंने कहा मैं जरूर रहूंगा कार्यक्रम में और जरूर चाहूंगा कि सभी से मिलकर क्या क्या चीजों का क्या क्या सॉल्यूशन है। लेकिन कई बार जब मैं बात करता हूं तो ये भी लगता है कि अनअवेयरनेस of all the system and the rules भी हमारी प्रॉब्लम को बहुत से ज्यादा मल्टीप्लाई है। लेकिन जो आज की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसका सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार। और उस चैलेंज को, और जो सबसे बड़ा डिजास्टर दुनिया का था, उस डिजास्टर में से चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी में बदलने का अगर किसी में गुण है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी MSME के लिए बनाया। मैं वास्तव में इस बात को बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं कि पूरे अगर मैं भारत का अगर आंकड़ा लूं, शरद जी अपने अपने इंटरेस्ट का आंकड़ा बताया इतने नंबर से इतने ये है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात तो समझता हूं कि कृषि के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई रोजगार देता है तो वो MSME डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट भी अपना पूरा आखिरी क्षण तक अपना एक एक पैसा
दांव पे लगाकर, अपना जीवन दांव पे लगाकर एमएसएमई को ग्रो करना है। क्योंकि जिस फेज से एमएसएमई गुजरा है पिछले 40 वर्षों में, और जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको झेलते हुए सस्टेन करना अपने आप में आंखों आश्चर्य के बराबर है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। अब दुनिया के कंपटीशन में अगर हम देखें तो आज हम शायद सबसे इकोनॉमिकल कंट्री बन सकते हैं। ऐसे मौके पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए। अगर मैं बात करूं कि जब मैंने व्यवसाय शुरू किया था 18 से 19% इंटरेस्ट लगता था, जबकि दुनिया का इंटरेस्ट का रेट 5 से 6%, सबसे बड़ी मांग थी। अगर मैं बात करूं कि उस समय जो जितने लाभ थे अलग अलग, एक एमएसएमई को मेरा ख्याल 36 डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता था, धीरे धीरे काफी कम हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा अगर रोजगार देता है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो दुनिया को, पूरे दुनिया में अपने आप को, इंडिया को वापस उस स्थान पे ले जाएगा जिस स्थान पे किसी जमाने में पूरे दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा 50% से भी ज्यादा होता था, जो आज 10% से भी 2 या 3% क्या होता। तो ये जो चीज हुई है, इसको अगर किसी सरकार ने समझा है तो वो हमारे आज की दोनों सरकार, चाहे केंद्र में मोदी जी ने इनिशिएट किया और उसको अक्षरशः शिवराज जी ने फॉलो किया। आज अगर मैं मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री की बात करूं, हम 40% गैस सब्सिडी देते हैं, जो मेरा ख्याल है पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती होगी। हमने लैंड अलॉटमेंट की पॉलिसी में मेजर परिवर्तन किया है। आज मैं अगर क्लस्टर फॉर्म में किसी को जमीन देता हूं तो मैं कलेक्टर गाइडलाइन में नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड की 25% कीमत पे जमीन देता हूं। मतलब खेती वाली जमीन का भी नहीं, उससे भी जो अशिक्षित भूमि है, जो सबसे कम कलेक्टेड गाइडलाइन में सरकार के आंकड़े में होती है, उसमें भी 75% पैसा सरकार देती है और एंटरप्रेन्योर को केवल 25% पैसा देगा। और अभी पिछले 6 महीने में मैंने 8-10 बड़े क्लस्टर बनाए। मैंने फर्नीचर के क्लस्टर बनाए। इंदौर में मैंने 700 एकड़, इंदौर शहर के बीच में मैंने जमीन एक साथ फर्नीचर क्लस्टर को दी। आपके तो दामाद बेटा फोन कर रहे हैं, अभी ध्यान नहीं रहा, लेकिन फर्नीचर की अगर मैं उनके साथ बैठ के कास्टिंग करूंगा, स्टेट में 50% उनकी कीमत कम होगी मैन्युफैक्चरिंग। नहीं वो है बढ़िया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बढ़िया का बेटा अगर डबल कीमत में बना रहा है तो उसका कारण मैंने समझा। फर्नीचर में प्रॉब्लम क्या है, मैंने जब शुरू की बात, मैं 1 या 2 ट्रेड के 5 मिनट में बात करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप थॉट प्रोसेस कैसे सरकार सोच रही है वो भी ध्यान में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। फर्नीचर में लकड़ी सबसे ज्यादा जब शुरू होती है तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट में 25 से 30% उसको स्क्योर फॉर्म में काट कर वेस्ट करके 30% कीमत बढ़ जाती है, उसके डाउन को काटते हैं। उसके बाद जब व्यापारी के पास आती है वो फिर उसके काट पीट के अलग अलग शेप के लिए स्वाद बनाने के लिए 25 से 30% फिर लकड़ी वेस्ट करता है। इसका मतलब 50% उसने लकड़ी 2-3 फेज में वेस्ट कर दी। फिर सीजनिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण वो जहां जो जिस टाइप की लकड़ी से काम चलता है
उसके बजाय दूसरी जो अवेलेबल है वो लगा दी। द कॉस्ट ऑफ वुड में 5 गुना अंतर है अलग अलग लकड़ियों के भाव में। फिर जब वो लकड़ी के बाद उसमें जरूरत पड़ती है फैब्रिकेशन में स्टील की, वो स्टील के लिए अलग जगह भागता है। जब प्रेशर ड्राई कास्टिंग की बात होती तो लुधियाना, जालंधर, पंजाब से ही भागता है। जब प्लास्टिक और मोल्डिंग की नायलॉन क्रिस्टल की बात होती है तो दिल्ली या बम्बई भागता है। एक एक कंपोनेंट को अरेंज करने में उसे कम से कम 7 से 8 शहर में अगर उसे सही कास्टिंग करिए तो लाना, उसकी लाने की कॉस्ट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट, उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, और ये सब जब मैं जोड़ता हूँ तो मैंने देखा कि जो फर्नीचर चाइना में सस्ता है वो सस्ता नहीं, हम उससे सस्ता इंडिया में बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आजकल हाइड्रोलिक की बात करूँ, वो हाइड्रोलिक कहीं और से लाता है। तो मैंने फिर ये तय किया कि मध्य प्रदेश के 5 कॉर्नर में 5 फर्नीचर के क्लस्टर बना रहा हूँ। यहाँ से 2.5 घंटे के ड्राइव पे हमारा ग्वालियर का जोड़ लगता है। खुद नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे पास देखे, कीर्ति नगर फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सबको बुलाया हमने, खुद हम लेके गए वहाँ ड्राइव कराई। उन्हें एक दिन में 400 एकड़ जमीन हमने ग्वालियर में दी कि भैया ग्वालियर वेस्टर्न यूपी पूरा कवर करो। वहाँ से कास्ट हम सस्ती जमीन दे रहे हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। फिर वहाँ पे कॉमन डिस्प्ले सेंटर हर फर्नीचर क्लस्टर में मैं बना रहा हूँ, 50,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट का, कि there's no need आज की तारीख में फिजिकल कम देखते हैं, कॉमन डिस्प्ले सेंटर। फिर मैं गया NID में कि उसके स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड 3 सेक्टर को अलग डिस्ट्रीब्यूट करो। NID अहमदाबाद से पूरी वर्किंग हुई कि भैया उसको कैसे मोस्ट इकोनॉमिकल वे से स्टैंडर्डाइजेशन करें। अब ये सब बातें जब हम करते हैं तो हर चीज अगर मैं एक ही कैंपस में लाभ। मैंने बोला वुड वेस्टेज जितनी होगी तो सेंचुरी प्लाई वालों से मैंने बात करी कलकत्ता का, तो बोलते हैं हम हर यूनिट पे कहीं पे प्लाई का कहीं पे बोर्ड का यूनिट लगा देते हैं, टोटल वेस्टेज हम ले लेंगे। सीजनिंग में कॉमन फैसिलिटी सेंटर में लगा देता हूँ। 3 डायमेंशनल CNC मशीनें 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल जितनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में लास्ट फिनिश तक के लिए हम कॉमन फैसिलिटी में लगा दें। हम अगर जरूरत पड़े तो पेंट शॉप भी हम कॉमन फैसिलिटी में लगा दें, ताकि किसी भी आदमी को 3 फॉर्मूले से अगर इंडस्ट्री होगी, मिनिमल वेस्टेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि हमारे यहाँ जब MSME की बात होती है, इन तीनों फैक्टर को बहुत लास्ट फैक्टर माना जाता है, जबकि ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो पूरी MSME की लाइफ एंड ग्रोथ का फ्यूचर तय करते हैं। ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर की बात करी। मैंने जब टॉय क्लस्टर की बात की तो मैंने पानीपत का एक चुनाव में मेरी ड्यूटी लगा दी थी। पानीपत में 4 सीट का नहीं था, इससे पहले वाले हरियाणा के चुनाव मैंने देखा वहाँ एक कपड़े का इतना सा टुकड़ा पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। वो पूरा कलेक्शन होके वो पूरा वेस्टेज ऑफ कॉटन, चाहे यूज हो चाहे अनयूज हो, चाहे वो लीली बोलते हैं टेलर काट के जो फेंक देते हैं, वहाँ पानीपत का सिस्टम में वहाँ एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं मिलता। वो पूरा रिसाइकलिंग के लिए जाता है और दुनिया का सबसे सस्ता कंबल बेडशीट वो पानीपत में बनती है। तो फॉर्मूला क्या है वहां पे कि मिनिमल वेस्टेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वन। हमने कहा भाई ये सॉफ्टवेयर, बिकॉज दीज आर द 2 प्रोडक्ट विच इज हाईली फोकस्ड बाय द आवर ऑनरेबल PM कि इनका पूरा इंडिजिनाइजेशन और एक भी चीज इसमें रिपोर्ट नहीं। मैंने जब काशी के बेच के फाइनली कुछ एसोसिएशन के बड़े जिसके फर्नीचर प्लेयर से देखे और आखिर में वो एग्री कर दिया कि हम 50% से ज्यादा कीमत कंट्रोल कर सकते हैं। सेल में टॉयज में आई,
सेव में मैंने कन्फेक्शनरी क्लस्टर बनाया, सेव में मैंने फार्मास्यूटिकल के क्लस्टर बनाए। ऐसे मैंने तकरीबन 20-22 अलग अलग टाइप के क्लस्टर बनाए और इन क्लस्टर्स के माध्यम से, और हमारी पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैंने बात करी, भारत में 36 CSIR की लैब है। सब CSIR की लैब MSME के किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए तुरंत सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, CSIR लैब के पास कोई जाके MSME वाले जाके बहुत कम लोग 1% या 0.1% जाते थे। तो क्या नई R&D है, क्या उसकी कास्ट आएगी, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, MSME अपने यहाँ R&D अफोर्ड नहीं कर सकता। माननीय रूपाला जी, तो जब मैंने वो वर्किंग करी, साइन किया, तो वो सभी लैब अब MSME के लिए हर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में बात करेंगे। मैंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण मांग करी, मैंने MSME डिपार्टमेंट के लिए मैंने इनको गर्जी जी को भी कहा, आप भी उसको आगे बढ़ाओ, और मैं माननीय रूपाला जी से भी आग्रह करूंगा। मैंने निर्मला जी को चिट्ठी लिखी, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि आप कम से कम 2% भारत में CSR करते, उसमें से आधा प्रतिशत, 1/4 हिस्सा केवल R&D और CSIR या किसी भी गवर्नमेंट लैब को दो, ताकि R&D सबसे रीजनेबल कॉस्ट अगर इंडस्ट्री को मिल जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में वापिस हम वर्ल्ड ट्रेड में 50% हिस्सा ले सकते हैं, अगर ये 3-4 सेक्टर अपने कवर करें। अगर मैं कंपेरिजन बात करूं, माइंडसेट की बात करूं कि चाइना में सस्ता है, आज चाइना की इंटरेस्ट रेट और हमारे इंटरेस्ट रेट में ज्यादा अंतर नहीं है, 1-1.5% का कुल अंतर बचा। आज अगर मैं बात करूं तो चाइना की लेबर भारत की लेबर से 4 गुनी ज्यादा महंगी है पिछले 3 साल से। तो इसका मतलब अब चाइना हमारे कंपटीशन में नहीं है, हम चाइना से बेहतर कर सकते हैं अगर हमारी ये फोरम तय कर ले, और इस फोरम के माध्यम से एक छोटे एंटरप्रेन्योर से अगर ये बात करी जाए कि उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये चीजों को हम मिक्स कर ले, तो वी कैन डू द वंडर, वी कैन सॉल्व द टोटल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नेक्स्ट ईयर। मैं अकेले केवल MP में अगर बात करूं तो इतना स्कोप है, हार्ट कैपेसिटी है, लॉजिस्टिकली आज की तारीख में 50% बिजनेस ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन होने लगा तो डिस्प्ले की जगह डायरेक्ट डिलीवरी टू द होम हो सकती है। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, क्योंकि हर राज्य से जुड़ा हुआ, आधे राज्यों से और पूरे भारत में मैं 24 घंटे में कहीं पे भी डिलीवरी कर सकता हूँ, पूरे इंडिया में। दैट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जो पूरे भारत में कहीं पे भी 24 घंटे में कोई भी चीज डिलीवर कर सकता है। देखा, आज जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ मनी, ट्रेंड मेन पावर, दैट इज वन मोर वेरी बिग चेंज। सकलेचा साहब, आपके साथ हमारा दोपहर में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेशन है, उसमें बहुत सारे लोग आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये दोहराना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आए हुए आप भी जुड़ रहे हैं, आप वो सुनना चाहेंगे। that's great. हाँ, And I also want to just rush for the meeting. तो मैं सिर्फ इसलिए ये बात ध्यान में डालना चाह रहा था कि माननीय रूपाला जी के भी ध्यान में आए, वो भी अपने स्थान पर प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें। आप तो इन सभी विषयों में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय गडकरी जी, इन सबसे बहुत डिटेल में चर्चा होकर वो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं पुनः जस्ट आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म MSME के सभी यंग एंटरप्रेन्योर से बात करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी जी का धन्यवाद करता हूं। और इस आशा अपेक्षा के साथ
कि यहाँ बैठा हुआ हर एंटरप्रेन्योर नई काफी चीजें करने में बहुत जोश और हिम्मत के साथ देश के लिए और अपने लोगों को रोजगार देने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, इतना डिटेल्ड विश्लेषण देने का। वाकई ये जो नहीं ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल आपने तो बहुत, बल्कि हम